Macrophaga world. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, तो हम लोग उनको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब हम लोग वो रिएक्शंस देखेंगे जो ऑक्सीडेशन को शो कर रही हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने देखा है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है आपके पास? एक तो KNO4 होता है, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनको आप यूज करते हैं। तो अगर आपको याद हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते थे, जितने 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनाते थे। ठीक है, एज वेल एज अगर आपके सामने कोई एल्डिहाइड आ जाता है, कोई भी एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसमें, एसिड में। दे विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू एसिड, इस तरीके से। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि कीटोन का नॉर्मल कंडीशन पे तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन पे कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन विगरस कंडीशन पे कीटोन ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इन नॉर्मल कंडीशंस कीटोन will not oxidize, but in vigorous condition ketone can oxidize, ketone will be oxidized, कीटोन विल बी ऑक्सीडाइज। तो अब देखिए विगरस कंडीशन पे कीटोन को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। पहले मैं जनरल लिख रहा हूँ, फिर हम लोग प्रॉपर एग्जांपल से भी करेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये दिया है RCOR, RCOR थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इसको प्रॉपर ही ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है CH3COCH3, और हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विगरस कंडीशन पे। तो विगरस कंडीशन पे जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप इसमें से आइदर दिस और दिस कोई एक बॉन्ड ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के बाद देखो कैसे प्रोडक्ट बनता है। जब आपने ये बॉन्ड ऑक्सीडाइज किया, मतलब ब्रेक किया, तो इधर कितने कार्बन मिले, 2। तो आपका एक प्रोडक्ट होगा 2 कार्बन का एसिड, वन प्रोडक्ट विल बी 2 कार्बन एसिड। और दूसरे साइड पे आपको क्या मिला है, 1 कार्बन, तो दूसरा प्रोडक्ट होगा 1 कार्बन का एसिड। लेकिन जो फॉर्मिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, CO2 और वाटर में। तो कीटोन इस तरह से ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन ये सिमेट्रिकल था। तो आप आइदर दिस साइड और दैट साइड, किसी भी एक साइड से ब्रेक करके इसको ऑक्सीडाइज कर सकते थे विगरस कंडीशन में। लेकिन अगर ये एसिमेट्रिकल होता तो फिर हम कैसे वर्क करते। एसिमेट्रिकल मींस लाइक ऐसा, CH3 ऐसा दिया हुआ है, और अब हम इसका ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं विगरस कंडीशन पे। तो इसका जब हम लोग विगरस कंडीशन पे ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर हम किधर से बॉन्ड तोड़ेंगे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर एक रूल दिया गया है, द रूल इज नेम एज पोपोफ रूल। पोपोफ रूल, पोपोफ रूल क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू पोपोफ रूल, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, इन केस ऑफ unsymmetrical ketone, carbonyl group
remain carbonyl group remain with smaller alkyl ग्रुप्स। तो अब अगर यहाँ पर आप देखिए, इधर अल्काइल ग्रुप CH3 है और इधर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, यानी हम बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेंगे, इधर से। तो जब बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन का एसिड क्या होता है, CH3COOH। और इधर कितने कार्बन है, दो। तो अगेन दो कार्बन का एसिड मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 2 मोल्स ऑफ एसिड मिलेगा। समझा? यस। नोट कर लीजिए, ये हमने फर्स्ट देखा है बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके। डन, आगे बढ़े। हाँ सर। सर आप एक बार पहले वाले पेज पे जा सकते हो? हाँ बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, अब तक तो मैं कब का चला गया होता था। हाँ सर, हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन में ही रिएक्शन चल रही, हमने अभी फर्स्ट रिएक्शन देखी थी। ऑक्सीडेशन में ही सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन भी आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में ये क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। तो ये वाली रिएक्शन मैं बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ें तो आप इन रिएक्शंस को कभी भी कन्वर्जन में यूज ना करें, क्योंकि कन्वर्जन में हम सिर्फ वही रिएक्शन यूज कर सकते हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड होती है। इसलिए मैं आपको ये सब बताता हूँ कि कौन सा चीज आपके सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, रिएजेंट, इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट जो लेते हैं हम लोग वो होता है पर एसिड। द रिएजेंट इज नेम एज पर एसिड। पर एसिड का मतलब ऐसा एसिड जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो परऑक्साइड बॉन्ड कैसे आता है, जैसे आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बॉयल कर दीजिए, तो इसमें यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर एसिड। ठीक है, तो कुछ इनऑर्गेनिक पर एसिड्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक पर एसिड्स हैं। तो मैं आपको सबके नेम बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक में जो आप पर एसिड यूज करते हैं वो बेसिकली कौन से पर एसिड है, एक तो कैरोज एसिड आप यूज करते हैं H2SO5, और आप एक मार्शल एसिड यूज करते हैं H2S2O8। इन सब में परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में हम लोग यूज करते हैं CH3CO3H यानी एसिटिक एसिड का पर एसिड, और एक बहुत कॉमन रिएजेंट होता है MCPBA। आपको हाइड्रोकार्बन में भी ये बताया जाता है MCPBA के बारे में। MCPBA क्या है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, पहले आप बेंजोइक एसिड बनाइए, ठीक है, फिर उसमें मेटा पोजीशन पर क्लोरो। ठीक है, और ये जो बेंजोइक एसिड आपने बनाया था, इसी बेंजोइक एसिड में यहां पर परऑक्साइड बॉन्ड आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये MCPBA याद रखिएगा, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रिएजेंट, कहीं पर भी आपको इसका क्वेश्चन मिल सकता है। जेई में आ चुका है MCPBA। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का एग्जाम में इसीलिए नहीं हो पाया था, उन्हें MCPBA ही नहीं पता था क्या है। तो देखिए ये कैसे ऑक्सीडेशन करता है, जब ये कीटोन के साथ, ये बेसिकली कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जब एक कीटोन को हम किसी भी पर एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, लाइक हमने ले लिया यहाँ पर H2SO5,
ठीक है, तो ये क्या करता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन आर और सी के बीच में एक ऑक्सीजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता है, एंड प्रोडक्ट विल बी एस्टर। प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एस्टर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, साइक्लिक कीटोन होगा तो भी बिल्कुल वैसे ही आप काम करोगे। साइक्लिक कीटोन अगर आपने लिया और आपने इसके साथ में कोई भी पर एसिड के साथ में इसको रिएक्ट कराया, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, कार्बन के साथ में, दोनों कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर जाएगा। इस तरीके से आपको एक साइक्लिक एस्टर मिल गया। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था कि कीटोन में ये दोनों साइड पे सिमेट्रिकल कीटोन था। अब अगर लेटेस्ट सपोज असिमेट्रिकल कीटोन में ले लूं, लाइक मैंने लिया CH3COPH और हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो इस केस में वो ऑक्सीजन किधर लगेगा, इधर या इधर? तो इसका आंसर है कि जो ग्रुप ज्यादा माइग्रेटिंग होगा उसके साइड पर ऑक्सीजन लगेगा। तो CH3- और PH- में से पीएच का माइग्रेटिंग ऑर्डर ज्यादा होता है। हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ रखा है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट में माइग्रेटिंग ऑर्डर पढ़ा था, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट में भी माइग्रेशन हमने देखा था। तो PH- का माइग्रेटिंग ऑर्डर ज्यादा होता है, तो जिसका माइग्रेटिंग ऑर्डर ज्यादा होगा ऑक्सीजन उसके साइड पर जाके ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ये आप कहीं पर ऐसा नोट बनाकर लिख सकते हैं, ऑक्सीजन विल एंटर टूवर्ड्स मोर माइग्रेटिंग ग्रुप, मोर माइग्रेटिंग ग्रुप। समझा? ये एक इंपॉर्टेंट केस था। अच्छा, अगर आपके पास डाई कीटोन आ जाए, अगर आपके पास डाई कीटोन आ गया, अब क्या करोगे आप? अब वो डाई कीटोन चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, और इस बार प्रोडक्ट एस्टर नहीं बनेगा, इस बार प्रोडक्ट क्या बन गया है, एनहाइड्राइड। द प्रोडक्ट विल बी एनहाइड्राइड। अब आप चाहो तो ऐसा एक साइक्लिक में भी दिखा सकते हो। अगर आपके पास एक ऐसा है और एक ये है लेटेस्ट सपोज, और इसको आप H2SO5 के साथ रिएक्ट कराइए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कीटोन रहेगा वहां पर एज इट इज, दोनों साइड पे कीटोन रहेगा, बट इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें कितने कार्बन थे, 5। अभी 5 की जगह पर ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगा, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन है। क्लियर? तो ये पूरा नोट कर लीजिए बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। कौन कौन सा दो केस इंपॉर्टेंट है, एक कीटोन एसिमेट्रिकल कीटोन ले लिया और दूसरा मैंने डाई कीटोन ले लिया, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये? है आपका ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये भी आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो नेवर यूज दिस रिएजेंट फॉर योर बोर्ड क्वेश्चंस सॉल्विंग। कभी भी इसको अप्लाई मत करिएगा। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड, इसके लिए एक मिनिमम कंडीशन होती है, इट कैन ऑक्सीडाइज, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली those carbonyl compounds which have 2 alpha hydrogen atoms। लाइक हमने यहाँ पर लिया है CH3CHO,
तो आप देख सकते हो इस अल्फा कार्बन पे 3 है, तो हमें मिनिमम 2 चाहिए था, हमें मिल गया यहाँ पर। तो इसको जब हम सेलेनियम डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है किससे, 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन हटाइए, उसकी जगह पर डबल बॉन्ड O वहां पर प्लेस कर दीजिए। चलिए तो इसका रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करके दिखाओ। CH3COCH3 का सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, साइक्लोपेंटेनोन, इसका सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट है, आप अल्फा कार्बन की जगह पर 2 हाइड्रोजन हटाइए और वहां पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। ऐसे यहाँ पर इसका अल्फा, आइदर ये वाला अल्फा या फिर ये वाला अल्फा ले लीजिए, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाई कीटोन। ठीक है, तो ये था आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड। चलिए अब आते हैं हम लोग उस रिएक्शन की तरफ जो एक्चुअली आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को उठा लीजिए, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी या बिट सेट का पेपर देखेंगे ना, तो इसके बिना पेपर नहीं बनता, जरूर क्वेश्चन आता है इसका। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये भी एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। हेलो फॉर्म क्या होता है भाई, हेलो फॉर्म इसको बोलते हैं CHX3, वेयर X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। और ध्यान रखिएगा ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसीलिए इसको हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रखा हुआ है। क्लियर। इसका रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट, इसका जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो होता है एक तो हेलोजन, और उसके साथ में कोई भी बेस ले लीजिए, लाइक आपने यहाँ पर NaOH ले लिया है। ठीक है, आपको ऐसे आ सकता है, या फिर वो ऐसे भी दे सकते हैं कि X2 और NaOH जब रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म NaOX। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है NaOCl, NaOI, तो NaOCl लिया है मतलब क्लोरोफॉर्म बनेगा, NaOI लिया है मतलब आइडोफॉर्म बनेगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इनके साथ में वो कंडीशंस जो आपको याद रखनी है वही आपके लिए बहुत मैटर करता है। फर्स्ट कंडीशन, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय aldehydes, ketones and alcohol। ये रिएक्शन ये 3 फंक्शनल ग्रुप देते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं। कौन से एल्डिहाइड, क्या सारे एल्डिहाइड देते हैं, नहीं। कौन कौन से एल्डिहाइड देते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम containing aldehyde and ketone। ठीक है। अच्छा, हमने भी देखो अल्कोहल पे नहीं बताया आपको, तो अल्कोहल के साथ में क्या बोला मैंने, अल्कोहल के साथ 2 कंडीशन एसोसिएट होती है। एक कंडीशन है – अल्कोहल शुड बी ऑक्सीडाइजेबल,
अल्कोहल should be oxidizable as well as, खाली ऑक्सीडाइजेबल होने से काम नहीं चलेगा, as well as has 3 बीटा हाइड्रोजन, 3 बीटा हाइड्रोजन। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तब वो अल्कोहल आपका ऑक्सीडेशन करता है। तो मैं तीनों का एक एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है, तीनों का एक एक एग्जांपल। एल्डिहाइड जैसे कि आपके सामने ये CHO है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 3 अल्फा है तो ये रिएक्शन देगा। कीटोन CH3CO CH3, इस CO ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है और दोनों के पास 3 है, तो किसी एक साइड से वो ये रिएक्शन कर सकता है। अब अल्कोहल में क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजेबल, जैसे मैंने लिया है CH3 CH2OH, तो अल्कोहल में अल्फा कार्बन होता है जिसपे OH लगा है और बीटा कार्बन है उसके बगल वाला, समझे। तो ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसके बीटा कार्बन पर देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीडेशन भी, सॉरी, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। क्लियर। अब इस ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हेलोफॉर्म होता है आपके लिए, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, उसको हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। आइडोफॉर्म क्या होता है, CH3, ये एक येलो कलर का कंपाउंड होता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिलता है। तो जैसे येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल कंफर्म। लेकिन कौन से एल्डिहाइड, कौन से अल्कोहल, कौन से कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइजेबल हैं एज वेल एज हैविंग 3 बीटा हाइड्रोजन। क्लियर ये चीज। इसमें से कोई भी चीज जो आपको नहीं समझी हो पहले पूछ लो, आप अच्छे से डिस्कस कर लो। एनीथिंग, कोई भी एक पॉइंट जो आपको ना समझाओ। समझ में आ गया सबको। सर अल्कोहल का ऑक्सीडाइजेबल का कंडीशन क्या? यार तुम पूरा अल्कोहल पर डाले, तुम्हें अभी यही नहीं पता कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज कब होगा और कब नहीं होगा। ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया तुमने, पूरा अल्कोहल पढ़ के अभी आ गए हो चैप्टर ही, और तुम्हें यही नहीं पता है अभी कि कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज कैसे होगा। कौन बताएगा मुझे क्लास में, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी अल्कोहल, इट इज ऑक्सीडाइजेबल और नॉट। कौन बताएगा। अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं कि वो एक ऑक्सीडाइजेबल अल्कोहल है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे आप। ये तो कांड हो गया, मतलब हद है, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन बना दिया, एसिड बना डाला, लेकिन अभी यही नहीं पता है कि कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और कौन से का नहीं होता है। अरे राम रे। तो देखिए, सर वो इस पे रिएजेंट पे डिपेंड करेगा ना? नहीं बेटा, रिएजेंट पे तो ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा ये तो अल्कोहल में ही डिसाइड, अल्कोहल ही खुद डिसाइड करेगा कि वो ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा। रिएजेंट तो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए इधर, जिस कार्बन पे OH लगा है, जिस कार्बन पे OH यानी जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है एटलीस्ट 1 या 1 से ग्रेटर, एटलीस्ट 1 और ग्रेटर देन 1, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीडाइज होगा। अल्कोहल के पास क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। और अगर उसके पास, जब अब
अब प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जब उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जब उसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। अब जैसे आपके सामने मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पर देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर हम इसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कितने टाइम्स हो सकता है, कितने स्टेप तक हो सकता है, ये सब अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। ये 2 स्टेप तक ऑक्सीडाइज होगा। जब इसका एक हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है तो ये एल्डिहाइड देता है, जब इसके दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ये हमें एसिड देता है। तो जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो केवल एक हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है और हमें एल्डिहाइड मिलता है, और जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हमको एसिड प्रोडक्ट मिलता है। तो कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइजेबल है, विच हैज एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। The alcohol which has at least 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम can be oxidized। अभी क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो मैं अभी आपको नीचे कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, आपको उनमें से पहचानना है इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आपको वो कंपाउंड पहचानना है यहाँ पर। चलिए, इन सब में आइडेंटिफाई करिए किसका कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चलिए, टाइम्स अप। आंसर करिए इसका। काव्या बताओ, फर्स्ट वाला ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? काव्या? नो सर, क्योंकि बस 2 अल्फा हाइड्रोजन है। करेक्ट। प्रथमेश, तुम बताओ ये वाला यहाँ पर। हाँ सर, ये देगा। सबको क्लियर है ना कि क्यों देगा? बिकॉज इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। मईका, आप बताओ, PHCHO ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? वो शायद से दे, हाँ, क्या चीज शायद से दे। देगा, आप कह रहे हो? यस। कैसे पहचाना आपने कि देगा वो? ये एक एल्डिहाइड है और ये बेंजीन रिंग है, ये है अल्फा कार्बन। अब जरा इस अल्फा कार्बन पे देखिए जरा कितने हाइड्रोजन है, बताओ मईका, कितने हाइड्रोजन है इस अल्फा कार्बन पे? अरे बोलो भाई, चुपचाप मत बैठो, चुपचाप बैठोगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे आप। इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, चारों यूज हो गई, तो कितने हाइड्रोजन बनने की पॉसिबिलिटी है वहां पर? 0। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, इसका सॉरी इसका आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा। रुचित, इसका बताओ। रुचित, PHCOCH3। सर होगा। कस्तूरी, इसका आप बताओ, ये ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? सर नहीं देगा। खुशबू, इसका आप बताओ। होगा सर। तनय, इसका वाले का आप बताओ, इस वाले का। सर होगा। अर्नव, इस वाले का तुम बताओ, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? हाँ,
नहीं देगा सर। नहीं देगा। काव्या, इसका आप बताओ। हाँ सर देखो। नहीं, नहीं देगा। इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसके अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये ऑक्सीडाइजेबल अल्कोहल नहीं है। जब तक अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा तब तक वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। प्रथमेश बताओ इसका। नहीं सर, ये नहीं हो। मईका, इसका बताओ जरा। सर नहीं दे। खुशबू, इसका बताओ। नहीं होगा। कस्तूरी, इसका बताओ। सर देगा ये। कैसे देगा बताओ, प्रूफ करो। इसका ये अल्फा कार्बन है और इसका ये अल्फा कार्बन है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन किसी भी अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नहीं है। कैसे देगा ये? नहीं देगा। इसके बाद PHCH2CHO, इसके भी अल्फा कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन है, ये भी नहीं देगा। PHCOCH2CH3, इसके भी अल्फा कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, ये भी नहीं देगा। और ये इसके भी यहाँ बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं देगा। तो आपको एक तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि ये पहचानने के लिए कि कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। पहला तो आपको ये पहचानने को आता है, ठीक है। दूसरा आता है अब इसकी रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म और इसका प्रोडक्ट बनाने को आता है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म पे जाते हैं। तो इसकी रिएक्शन किसी भी एक का एग्जांपल से समझ सकते हो आप। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिया है CH3CHO, ठीक है। और आप इसको किसके साथ रिएक्ट करना चाहो आप डिसाइड कर लो। मैं आइडोफॉर्म टेस्ट करा रहा हूँ, तो I2 + KOH ले लिया मैंने, हीट किया। तो इसका जो अल्फा कार्बन है, पहले मैं आपको प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। इसका जो अल्फा कार्बन है दैट इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म। उसके बाद कितने कार्बन बचे? 1। जितने कार्बन बचेंगे उतने ही कार्बन का एसिड बना दीजिए, और यहाँ पर बेस है तो वो एसिड उसके साथ में सॉल्ट बना लेगा। समझा मेथड मैंने क्या एक्सप्लेन किया? सभी को समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, अभी मैं एक एक करके नाम लूंगा जिसका वो मुझे बताएगा कि अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा। जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही बताएगा, और जिसका ना मैं नाम लूंगा वो अपना माइक ऑन करके छोड़ देगा तब आंसर करेगा। ऐसे नहीं कि आप टैप करके रखोगे। हाँ मईका, आप मुझे बताओ इसका। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? मईका, सर 1 मिनट सोचना है थोड़ा। तुम्हारे बैकएंड में इतना नॉइज क्यों है? घर में नहीं हो क्या आप लोग? सर घर में ही हूँ, लेकिन थोड़ा नेटवर्क आज खराब है, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है। डन। इतना टाइम नहीं लगना है। इतना टाइम लग रहा मतलब आपने समझा नहीं। फिर से समझो, फिर से समझो, मैं बता रहा हूं। जो अल्फा कार्बन है दैट इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म, रिमेनिंग कितने कार्बन बचे उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा यहां पर। अभी बताओ फिर से वापस। सर CHI3 प्लस एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही। और बट एसिडिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेस प्रेजेंट है। समझा सभी को? यस सर।
चलिए अच्छा एक और रिएक्शन देते हैं, CH3CH2OH। इसको अगर हम आयोडीन के साथ में रिएक्ट कराएं, आयोडीन प्लस KOH, बताओ प्रथमेश इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सर CHI3 प्लस HCOOK। करेक्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही। खुशबू, नेक्स्ट वाला आंसर आपको करना है। PHCOCH3, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तनय आप बताओ। सर CHI3 और PHCOOK। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये बनाएगा CHI3, उसके अलावा जितने कार्बन बचे उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा। चलिए ये तो हो गई रिएक्शंस की प्रैक्टिस कि आपको कैसे प्रोडक्ट लिखना है। नाउ कम टू द मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मैकेनिज्म भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको अच्छे से समझ के लिखना पड़ेगा। राइट डाउन। स्टेप वन में सबसे पहले आप यहाँ पर बेस OH माइनस अटैक कराओगे, और वो कहाँ पे अटैक करेगा? अल्फा हाइड्रोजन ऑफ जो भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया होगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और ये H प्लस यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये H प्लस यहाँ से जैसे ही लीव करेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH2 माइनस CHO। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या लिया था? आयोडोफॉर्म, आयोडीन लिया है, तो आयोडीन विल ब्रेक एज अ I प्लस एंड I माइनस, और ये I प्लस जाके कहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा? इस CH2 प्लस पे। ये I प्लस कहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा? CH2 माइनस पे, और आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा, CH2 CHO, और यहाँ पर एक I लग गया। ठीक है, अब यही दोनों स्टेप, ये पहला स्टेप अटैक ऑफ OH, फिर अटैक ऑफ I प्लस, ये हम तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगेन OH माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH माइनस I CHO। फिर अगले स्टेप में I प्लस आएगा, I प्लस कहाँ पे लगेगा? यहाँ पर, तो आपको क्या बन जाएगा? I2CH CHO। फिर उसके अगले स्टेप में हम फिर से यहाँ पर OH माइनस लाएंगे, और OH माइनस फिर से यहाँ से H प्लस निकालेगा, और आपके पास क्या बनेगा? I2C माइनस CHO। फिर उसके अगले स्टेप में फिर से I प्लस आएगा, और वो इस C माइनस पे ज्वाइन होके यहाँ पर क्या बनाएगा? I3C CHO। अच्छा, यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये क्यों नहीं आया कि OH माइनस तो एक न्यूक्लियोफाइल है, उसने इस अल्फा हाइड्रोजन पर क्यों अटैक किया? इसने इस C डबल बॉन्ड O पे क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने की कोशिश की? इसका कौन आंसर करेगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरा क्वेश्चन है कि OH माइनस एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसने इस कार्बोनिल ग्रुप को छोड़कर इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया हुआ है। सर क्योंकि वो CH बॉन्ड तोड़ना इजी है। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है, आपको मैंने ग्रिग्नॉर्ड रीजन के टाइम पे बताया था, न्यूक्लियोफाइल हैज डुअल बिहेवियर। न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एज वेल एज वो एक अच्छा बेस भी होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल दो तरह की रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बेस दो तरह की रिएक्शन करता है, एक तो एसिड बेस रिएक्शन और दूसरा एलिमिनेशन। तो इन सब में रिएक्शन होने का ऑर्डर क्या होता है? सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले क्या करना चाहेगा? एसिड बेस रिएक्शन। जब उसको एसिड बेस रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है, तब वो जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, और जब उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने की पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है, देन इट विल गो फॉर
सब्स्टिट्यूशन, और जब वो सब्स्टिट्यूशन करने की पॉसिबिलिटी नहीं पाता देन ओनली इट विल गो फॉर एलिमिनेशन। तो यहाँ पर OH माइनस को ये अल्फा हाइड्रोजन, एक एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है, तो OH माइनस और H प्लस के बीच में यहाँ पर एसिडिक रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन। तो ड्यू टू दिस एसिड बेस रिएक्शन वो एडिशन रिएक्शन को सेकेंडरी बना दिया उसने। समझा? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, अभी हमने यहाँ पर I प्लस का अटैक करके फाइनली सारे अल्फा हाइड्रोजन हमारे कंज्यूम हो गए। अब जब आपके सारे अल्फा हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए तो फिर अब आप क्या करिए, अब आप इसके ऊपर फिर से OH माइनस का अटैक कराइए। लेकिन आपको पता है कि OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस दोनों है। बेस पहले H प्लस ढूंढेगा, इसको H प्लस अब नहीं मिला, तो अब ये अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा और ये CHO के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा। तो CHO के ऊपर जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो ये आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, O माइनस CH OH, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, है ना? फिर उसके बाद ये O माइनस अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज करेगा और इसके कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से लीव कर जाएंगे Ci3 माइनस के फॉर्म में। तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, Ci3 माइनस प्लस यहां पर ये क्या बना लिया इसने, HCOOH। अब इसके बाद का स्टेप आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां पर ये एसिड अपना प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन गेन करेगा, क्योंकि ये ब्रोंस्टेट एसिड है और ये ब्रोंस्टेट बेस है। तो इसने प्रोटॉन गेन करके क्या बनाया, CHI3 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और इसने अपना प्रोटॉन लूज करके यहाँ पर सॉल्ट बना लेगा। तो ये है इस आइडोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म। किसी को कोई स्टेप समझने में दिक्कत हो तो पूछिए। किसी के पास कोई डाउट है इसमें, इस मैकेनिज्म में कहीं पर भी कुछ भी कोई डिस्कस करना चाहता है कुछ? सर घर वो में जो आप आपने पर्पल में मैकेनिज्म लिख लिखा लिख है, के प्रैक्टिस करिए। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? तो पर्पल में जो लिखा है वो एक बार वापस एक्सप्लेन करिए ना। मैंने यहाँ पे बोला कि OH माइनस फिर से अटैक करने आएगा, लेकिन अब इसको यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो ये OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और आपको इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। फिर उसके बाद ये O माइनस यहाँ पर डिलोकलाइज होगा एज अ पाई बॉन्ड, तो उसी सेम टाइम पे ये Ci3 माइनस यहाँ से लीव किया, तो लीव करने के बाद ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। फिर ये एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको ये फाइनल प्रोडक्ट देंगे। ठीक है सर, समझे। चलिए, तो हमने ऑक्सीडेशन में ये फोर्थ टाइप की रिएक्शन देखी थी। द रिएक्शन वाज आइडोफॉर्म, सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें से आपको हमेशा आइडोफॉर्म सबसे ज्यादा आता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो लैब में एक टेस्ट है, आपको लैब में वो टेस्ट करने को मिलेगा। स्कूल जब भी खुलेंगे आपके, आपको वो टेस्ट जरूर करवाया जाएगा। द टेस्ट इज नेम एज टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, तो ये टेस्ट कौन देता है? दिस टेस्ट इज गिवन बाय, दिस टेस्ट इज गिवन बाय all aldehyde, all aldehydes। कौन कौन से एल्डिहाइड? एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, हर तरह का एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट होता है इसका रिएजेंट। इसका रिएजेंट क्या है? इसका रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट
हाइड्रोकार्बन में आप टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट करने के लिए भी इसको यूज करते थे। वहां पर टर्मिनल अल्काइन में अगर हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते थे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता था सिल्वर एसीटालाइट का। ठीक है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, NH4OH प्लस AgNO3, NH4OH प्लस AgNO3। और या फिर इसको कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी देते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, या फिर कभी कभी इसको सिंपली ऐसे भी लिख दिया जाता है Ag प्लस। ऐसा इनमें से कुछ भी लिख के दिया जाए वो सब क्या शो कर रहा है, टॉलेंस रिएजेंट को शो करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करता है। तो जब भी किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, उसकी रिएक्शन जब आप एक टॉलेंस रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो वो हमें एक सिल्वर मिरर बनाकर देता है। क्या बनाकर देता है, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर एक साइड से आपको मिरर रहता है और दूसरे साइड से आपको ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दिखता है। ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मतलब आप टेस्ट ट्यूब में चारों तरफ आपको सिल्वर दिखेगा और आप उसको टॉप से देखेंगे तो आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही ये ब्लैक कलर आपको मिला, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कंफर्म, तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट है। प्लस इसके साथ में और क्या बनता है, इसके साथ में बनता है अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में वाटर और अमोनिया। दिस इज योर टॉलेंस टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा ये टॉलेंस टेस्ट जो है वो इस CHO ग्रुप की रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर कहीं पर भी ये ग्रुप अवेलेबल है तो वो ये रिएक्शन कर लेता है। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आप यहां पर इसका एक्सेप्शन लिखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन से पहले इसका एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन है इसके। एक एक्सेप्शन है इसका फॉर्मिक एसिड और दूसरा एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH। तो इन फॉर्मिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जांपल क्या हो सकता है, कीटोन के अल्फा पोजीशन पर OH लगा दीजिए, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी। तो ये दो कंपाउंड भी आपको क्या देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट। फॉलोइंग कंपाउंड कैन ऑल्सो गिव टॉलेंस टेस्ट। डन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन, फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट या फिर हम इसको बोल सकते हैं फैलिंग सोल्यूशन। तो फैलिंग टेस्ट के लिए हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं, द रिएजेंट इज कॉल्ड फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। फैलिंग ए क्या होता है, फैलिंग ए इज एल्कलाइन कॉपर सल्फेट एंड फैलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम। मैंने ये नहीं कहा कि सोडियम और पोटेशियम, मैंने बोला सोडियम पोटेशियम, यानी दोनों ही रहते हैं, यानी इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं।
एक सोडियम के साथ सॉल्ट बनाता है और एक पोटेशियम के साथ। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, sodium potassium salt of tartaric acid, it is named as Rochelle salt. तो ये आपके दो रिएजेंट यूज किए जाते हैं रिएक्शन के लिए, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कौन देता है। तो इस रिएक्शन के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कहीं पर लिख लीजिए। दिस टेस्ट इज गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड ओनली। ये सब फॉर्मूला टेस्ट में मैं पूछूंगा कि फैलिंग टेस्ट कौन देता है कौन नहीं देता, टॉलेंस टेस्ट कौन देता है कौन नहीं देगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब मैं पूछूंगा फॉर्मूला टेस्ट में, इसीलिए आपको ये सब याद भी रखना है और यही आपके फॉर्मूला बुक में होना चाहिए। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन can also give this test. Alpha hydroxy can also give this test. चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है कि आप एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। अब वो एल्कलाइन आप NaOH के साथ लीजिए चाहे आप KOH के साथ लीजिए। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है Cu2O का। जैसे ही ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कंफर्म, और इसके साथ में क्या बनता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, जो भी आपने एल्कलाइन मीडियम लिया है वही यहाँ पे उसी का सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और साथ में वाटर। तो जैसे ही ये रेड कलर का आपको मिला, टेस्ट आपका कंफर्म। ध्यान रखिएगा टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो फेलिंग है वो कंपैरेटिवली उससे माइल्ड है, टॉलेंस से माइल्ड है। ठीक है, टॉलेंस इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग देन फेलिंग। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। सर आपके आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रॉल अप कर सकते हो। कहाँ से बताओ? हाँ सर लिख लिए। डन। यस सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन या इसको बेनेडिक्ट टेस्ट भी कहते हैं। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, इसका रिएजेंट क्या है, इसका रिएजेंट है एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन का रिएजेंट होता है। चलिए इसकी रिएक्शन अगर लिखा जाए तो ये रिएक्शन कौन देगा, कैसे करता है, ये बिल्कुल टॉलेंस सॉरी फेलिंग की तरह रिएक्शन करता है। तो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट ले लीजिए, तो ये आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा यहाँ पर Cu2O का, और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर बनाता है। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज milder than failing solution. It can oxidize only aliphatic aldehyde. यानी टॉलेंस से माइल्ड होता है फेलिंग, फेलिंग से भी माइल्ड है आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन।
और बेनेडिक्ट सोल्यूशन आपको बहुत रेयरली कभी सुनने को मिलेगा, लेकिन फेलिंग और टॉलेंस ये दोनों आपके दुनिया के हर बोर्ड के पेपर में इंक्लूडेड है, और टॉलेंस तो लैब में भी करवाया जाएगा आपको, तो आप इसको रियलाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा सबसे लास्ट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पे हम लोग आ गए, शिफ टेस्ट। ये टेस्ट एक फिजिकल टेस्ट है, तो इसको सिंपली आपको इसमें टेक्स्ट ही लिखना है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है। राइट डाउन, शिफ सॉल्यूशन is an aqueous solution. Schiff solution is an aqueous solution of magenta or pink color. Schiff solution is an aqueous solution of magenta or pink color. Its name is रोजानालीन। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा ये अलग से आपको बोल्ड होके दिखेगा, रोजानालीन। रोजानालीन हाइड्रोक्लोराइड। The Schiff solution is an aqueous solution of magenta or pink color, that is rosanilene hydrochloride, which has been decolorized, by passing SO2 यानी जब आप इस रोजानलीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक मर्जेंटा और पिंक कलर का होता है, इसमें जब आप SO2 डालते हैं तो इसका मर्जेंटा और पिंक कलर क्या होता है, गायब हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन एल्डिहाइड्स आर treated with decolorized solution of Schiff reagent. So when aldehydes are treated with decolorized solution of Schiff reagent, its pink color restored. Its pink color restored. यानी वो पिंक कलर जो गायब हो गया था वो वापस आ जाएगा। क्लियर? अब ये आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि रोजानलीन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है। ये काफी बड़ा सा एक कंपाउंड है रोजानलीन हाइड्रोक्लोराइड। आप इसका स्ट्रक्चर चाहो तो ड्रॉ कर लो अपने पास कहीं पर, बहरहाल आपको ये कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि एज सच ये आपसे स्ट्रक्चर कभी नहीं आता है कभी भी एग्जाम में।